नमस्कार, मैं आर के पंडित आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री के नए चैप्टर 14 का नया वीडियो बायोमोलिकुल्स का नया वीडियो लेके आया हूँ। इसके अंतर्गत हम लोग आज जानेंगे कि जैव अणु क्या होते हैं और जैव अणु के साथ उन जैव अणु का जो भी स्रोत है वो स्रोत में कौन कौन से जैव अणु हैं उनके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को जैव अणु के बारे में जानना है। जैव अणु जैसे नाम से स्पष्ट है, जैव अणु। जैव मतलब होता है सजीव। क्या होता है? सजीव। सजीव के अणु यानी सजीव के अंदर उपस्थित वह अणु, सजीव के अंदर उपस्थित वह कार्बनिक अणु जो सजीव के मूल आधार होते हैं। अर्थात कहने का मतलब जो सजीव के अंदर सभी प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित, सभी प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करते हैं। जो भी हमारे कार्बनिक क्रियाएं होते हैं उन सभी क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए जैव अणु हमारे शरीर में अति आवश्यक है। जैसे परिभाषा लिखा हुआ है आपको कि सजीव के शरीर में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक अणु या यौगिक जो जीवन के मूल आधार होते हैं जैव अणु कहलाते हैं। यानी सजीव के अंदर जो भी कार्बनिक अणु है या यौगिक है जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए एक आधार है, उन सभी अणु या यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? जैव अणु कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कहने का मतलब हुआ कि कई सारे कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में विद्यमान है। जैसे में ग्लूकोज है ना, आप लोग फ्रक्टोज के बारे में जानते होइएगा, सुक्रोज के बारे में जानते होइएगा, माल्टोज के बारे में जानते होइएगा। ये सभी के सभी हमारे जैव अणु है जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। विटामिन्स, कई प्रकार के विटामिन्स को आप लोग जानते होइएगा। जैसे विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई, कई और भी विटामिन है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। उसके उपयोग को जानना है, उसको ग्रहण करने से हमें क्या फायदे हैं, क्या लाभ है वो जानना है। और अगर हमारे शरीर के अंदर कोई विटामिन की कमी हो जाती है तो किस प्रकार के हमारे शरीर के अंदर रोग होते हैं, इनको भी जानना है। प्रोटीन को जानना है कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, प्रोटीन का क्या यूजफुल है, क्या लाभ हमारे शरीर के लिए है, प्रोटीन के उपयोग करने से हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं और प्रोटीन किससे बनता है ना, इसके बारे में भी जानना है। एंजाइम्स के बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे। एक चैप्टर था हमारा सरफेस केमिस्ट्री, वहां पे एंजाइम्स के बारे में पढ़ना था आपको। उसमें कहा गया होगा आपका कि जीवधारियों के शरीर में किसी भी रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए जिस जैव अणु का उपयोग किया जाता है उस जैव अणु को हम लोग एंजाइम्स कहते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स का नाम आप लोग सुने होइएगा। जैसे प्रोटीन से पेप्टोज जो बनता है हमारा पाचन की क्रिया में, उसमें जो एंजाइम काम करता है आपका। और भी सारे एंजाइम है, लाइपेज है ना, टाइलिन, ये सारे एंजाइम के बारे में आप लोग जानते होइएगा है ना। उसका हार्मोन के बारे में, हार्मोन हमारे शरीर के कई अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलती है। जैसे आप लोग पीयूष ग्रंथि यानी प्यूटरी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, उससे हार्मोन निकलते हैं। थायराइड ग्रंथि, उससे हार्मोन निकलते हैं। पाराथायराइड ग्रंथि, उससे हार्मोन निकलते हैं। और उसके बाद हमारे एंड्रिनल ग्रंथि, उससे हार्मोन निकलते हैं। अग्नाशय के लेगरहंस की दुपिकाएं, उससे हार्मोन निकलते हैं। और जनन ग्रंथि, इन सभी से जो हार्मोन निकलते हैं उन सभी हार्मोन के बारे में हमें जानना है। एमिनो एसिड, प्रोटीन के लिए एमिनो एसिड आवश्यक है। एमिनो एसिड को हम लोग को पढ़ना है, एमिनो एसिड क्या होता है ना। उसके बाद हमें डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए के बारे में जानना है कि हमारे शरीर में डीएनए का क्या काम है, डीएनए कैसे बनता है। सबसे बड़ी बात है डीएनए बनता कैसे है। डबल हेलिक्स है डीएनए, कैसे डबल हेलिक्स है, वाटसन और क्रिक ने दिया था ना डीएनए को, तो डीएनए के बारे में जानना है हमें। और साथ में आरएनए के बारे में जानना है ना, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए और डीएनए में अंदर भी आपको कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो उन्हें भी जानना है हमें। आपको याद होगा तो आपको हम बता दें कि ये आपका 11th का एक चैप्टर है बायो का। यानी कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ इसको पढ़ लेते हैं तो ये वीडियो 12th वाले के लिए तो आवश्यक है ही, साथ में 11th वाले के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि 11th में भी आपको बायोमोलिकुल्स करके बायोलॉजी में चैप्टर आपको पढ़ना है वहां भी। तो इसलिए आप दोनों क्लास के लिए जो हमारा वीडियो है अति आवश्यक है।
कहा गया है पहला जो टॉपिक हमारा बनता है बायोमोलिकुल्स का, कार्बोहाइड्रेट। ये कई बार हमारे एग्जाम में आ चुके हैं। हमारे 12th के एग्जाम में जो क्वेश्चन 5 अंक स्तरीय प्रश्न होते हैं उसमें जो हमारा बायोमोलिकुल्स में का आपका कार्बोहाइड्रेट देखने को मिल चुका है। कार्बोहाइड्रेट कहने का मतलब हुआ कार्बन और हाइड्रेट, कार्बन और हाइड्रेट, यानी कार्बन के साथ जल, कार्बन के साथ जल के अणु कार्बोहाइड्रेट। तो क्या ये परिभाषा देना उचित बनेगा कि कार्बन और हाइड्रेट के संयोग से बने अणु को, कार्बन और हाइड्रेट के संयोग से बने जैव अणु को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है? कहीं कहीं ये परिभाषा लिखे रहते हैं, ठीक है, कहीं कहीं की बहुत सारी किताबों में ये परिभाषा देखने को मिला गया है, लेकिन ये परिभाषा पूर्ण रूप से सही नहीं है। ये परिभाषा कहीं ना कहीं इसमें आधा अधूरा बात कहा गया है, पूरा बात नहीं कहा गया है कि ये पूर्ण रूप से इसका परिभाषा क्या बनेगा। उससे पहले हम देखते हैं कि ये परिभाषा पूर्ण रूप से सही क्यों नहीं है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रेट को लाना है, कार्बन और जल को लाना है। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप लोग एक देखे होइएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के बारे में आप लोग जानते होइएगा। एसिटिक एसिड इथेनोइक एसिड, जिसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसको लिखा जाए सही ढंग से तो C हो गया हमारा 2, C2, H आपका 314 और आपका O2 यानी C2H4O2। इसको चेक किया जाए क्या ये इस फॉर्मूला पे बैठ रहा है, क्या इसके अंदर कार्बन और जल है क्या, तो चेक किया जाए इसको। देखिए चेक कर लेते हैं हम। तो हो गया हमारा कार्बन हो गया आपका 2, अगर कार्बन 2 है तो क्या H2O इंटू 2 का फॉर्मूला यूज हो सकता है क्या? देखिए यूज हो रहा है। यहाँ पे 2 एकम 2, 2 O आ गया, और यहाँ पे 2 दूना 4, 4 आ गया हमारा H, और C2 तो है। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूला पे ये सटीक बैठ रहा है, परंतु ये जो हमारा एसिटिक एसिड है यह एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन यानी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ये नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में से नहीं रखा गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा परिभाषाएं हैं, जो कार्बन और हाइड्रेट के बने जैव अणु को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ये परिभाषाएं पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। तो फिर क्या सत्य परिभाषा हो सकते हैं? क्या हम परिभाषा दे सकते हैं जो हमारा सही है? क्योंकि हमने देखा ना एसिटिक एसिड में जो है कार्बन भी आ रहा था और हाइड्रेट यानी जल के अणु भी आ रहे थे, फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट नहीं थे, हमने देखा। तो कौन ऐसा परिभाषा जो है इसका कार्बोहाइड्रेट का वो सटीक आ सकता है? तो आपको हम बता दें कि इसके अंदर जो है सभी कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो है OH उपस्थित रहते हैं। OH कहने का मतलब होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप जो उपस्थित रहते हैं इसकी संख्या बहुत सारे होते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कई सारे आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप उपस्थित रहते हैं इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट एक नहीं है, मोनो नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट पॉली है। पॉली मतलब बहुलक है, यानी बहुत सारे जो है कार्बोहाइड्रेट जो है बहुत सारे जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है इसके अंदर मिले हुए हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा पॉली हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ये क्या हमारा पॉली हाइड्रोक्सी ग्रुप है, किसका है? तो अभी हमने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड का एक फॉर्मूला था हमारा CH3COOH एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि ये किसी न किसी फंक्शनल ग्रुप का जो है, किसी न किसी फंक्शनल ग्रुप का जो है ये हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी होगा। किस फंक्शनल ग्रुप का है? तो ये हमारा है एल्डिहाइड का, और साथ में ये हमारा है कीटोन का। यानी कहने का मेरा मतलब है कीटोन का जो पॉली हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होगा वो, और एल्डिहाइड का जो पॉली हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा वो, दोनों को हम लोग क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। दोनों को हम लोग क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। यानी कहने का मेरा मतलब ये है, अगर आपसे कोई कार्बोहाइड्रेट का परिभाषा एक पूछ दे कि सटीक परिभाषा क्या बन सकता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख परिभाषा जो है, सटीक परिभाषा जो है, कहेंगे कि यह एल्डिहाइड पॉलीहाइड्रोक्सी और कीटोन पॉलीहाइड्रोक्सी से बने यौगिक हैं, और इसे हम लोग क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। अब देखिए एल्डिहाइड के बारे में आप लोग जानते हैं कि CHO होता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं CHO के साथ
एक आपका एल्काइल ग्रुप, एक H और डबल बॉन्ड से O, यानी एक तरफ से आपका कार्बन का ग्रुप होगा, एक तरफ से आपका हाइड्रोजन का ग्रुप होगा और डबल बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़े होंगे तो वो हमारा एल्डिहाइड है। अगर आपसे अगर कोई कह दे कीटोन का कहने का मतलब है दोनों तरफ से कार्बन के दोनों तरफ से जुड़े होंगे हमारा कार्बन का नया ग्रुप, जिसको एल्काइल ग्रुप कहा जाता है, एल्किल ग्रुप, और साथ में जो है एक डबल बॉन्ड के साथ कार्बन होगा, तो ये हमारा कीटोन होगा। इस कीटोन के अंदर में होंगे पॉलीहाइड्रोक्सी यानी OH के बहुत सारे अणु, और इसके अंदर जो है इस एल्डिहाइड के अंदर भी होंगे आपको OH के बहुत सारे अणु, और ये बहुत सारे अणु जो एल्डिहाइड और कीटोन का जो है हाइड्रोक्सिल के साथ है, यही हमारा क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट में मुख्य रूप से बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसमें आप लोग सुने होगा ग्लूकोज का नाम, फ्रक्टोज का नाम, सुक्रोज का नाम, सुक्रोज के साथ साथ जो है आप सुने होइएगा माल्टोज का नाम, है ना, ग्लाइकोटोज का नाम, बहुत सारे होंगे, है ना, बहुत सारे जो है आपको कार्बोहाइड्रेट आप लोग सुने होइएगा। उसमें से आपको जो है ये प्राप्त करने का स्रोत क्या है, यानी कार्बोहाइड्रेट को हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम प्राप्त कर सकते हैं आपको चावल से, हम गेहूं से, हम प्राप्त कर सकते हैं इसको बाजरा से, ज्वार से, है ना, इसके अलावा हम आम से, केला से, अंगूर से, गाजर से, इन सारी चीजों से जो है, दूध से, लैक्टोज, इन सारी चीजों से जो है हम आपको कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का हम लोग अब प्रकार को जानेंगे। ड्रॉप कर दीजिए वीडियो को, रोक दीजिए। अब हम लोग आगे जो है कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण को जानेंगे, यानी क्लासिफिकेशन को जानेंगे कि क्या इसका क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है। वैसे तो बांटा गया 3 भागों में, एक ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक नंबर ऑफ यूनिट। इसके अलावा भी एक और भागों में बांटा गया है, रिड्यूस कैपेसिटी के, अपचायक सामर्थ्य के या अपचायक क्षमता के आधार पे कि कौन अपचायक है कौन अपचायक नहीं है। तो फिलहाल हम ये 2 देख लेते हैं, उसको देख लेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन जो किया गया है कार्बोहाइड्रेट को, वो उसके लिए 2 आधार बनाए गए हैं। एक आधार बनाया गया है उसके भौतिक गुण को, और एक आधार बनाया गया है उसके अंदर उपस्थित यूनिट को, कि उसके अंदर कितनी इकाई उपस्थित है। तो सबसे पहले आधार जो हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसको हम जान लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब होता है भौतिक गुणों के आधार पे। भौतिक गुणों के आधार पे जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांटा गया है, शुगर और एक नॉन शुगर में, यानी आपका शर्करा और आपका हो गया अशर्करा में। यानी हम हिंदी लिख देते हैं यहाँ पे, शर्करा हो गया आपका और एक हो गया हमारा अशर्करा, यानी 2 भागों में बांटा गया है, एक शर्करा में, एक हमारा अशर्करा में। जो हमारा शुगर है इसके कुछ गुण है, गुण क्या है जान लीजिए। ये हमारा क्रिस्टल होता है, यह ठोस जो है कार्बोहाइड्रेट का जो ये ठोस है जो शर्करा कहलाता है वो क्रिस्टल होता है। और ये शर्करा मतलब शुगर मतलब चीनी, कैसा होता है, मीठा होता है, नहीं। तो ये जो हमारा है ये मीठा होता है, कौन, शुगर जो हमारा शर्करा जो पहला वो, यानी ये क्रिस्टलीय होता है, मीठा होता है, और साथ ही साथ ये जल में घुलनशील होता है। जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। जैसे कुछ शुगर का नाम हम बता रहे हैं, जैसे शर्करा वाला कौन शुगर होगा जो मीठा होगा, जैसे में हमारा हो गया ग्लूकोज, मीठा होता है। फ्रक्टोज बहुत ज्यादा ही मीठा होता है। सुक्रोज ये भी मीठा होता है, सुक्रोज को देखिएगा चीनी को, मीठा होता है। तो ये हमारा शर्करा है। नन शर्करा, शर्करा का उल्टा यानी शुगर का उल्टा क्या होगा हमारा, नन शुगर। यानी शुगर जो हमारा है वो क्रिस्टलीय है, तो कह सकते हैं कि नन शुगर हमारा क्या होगा, अक्रिस्टलीय होगा। यानी नन शुगर हमारा जो है अक्रिस्टलीय है। यानी शुगर हमारा मीठा है, नन शुगर हमारा मीठा नहीं होगा, नन शुगर हमारा मीठा नहीं है। जैसे ये जल में घुलनशील है शुगर, तो कह सकते हैं कि नन शुगर जो है ये जल में अघुलनशील है। जल में क्या है हमारा, अघुलनशील है, जल में नहीं घुलता है। एग्जाम्पल, जैसे आप लोग पेड़ पौधा को देखे हुएगा, उसका जो सेल वाल होता है, कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और वो जो सेल वाल है वो हमारा मीठा नहीं होता है, वो जल में घुलनशील नहीं होता है। तो वो कह सकते हैं कि वो हमारा जो है नन शुगर का एग्जाम्पल है। और साथ में स्टार्च,
स्टार्च भी आप लोग देखे होइएगा, स्टार्च जो है वो भी हमारा क्या है, स्टार्च होता है, स्टार्च नहीं, स्टार्च। ये स्टार्च जो हमारा है वो भी क्या है, हमारा नॉन शुगर में है। यानी शुगर किसे कहेंगे, यानी जो क्रिस्टलीय होंगे, जो मीठा होंगे, जल में घुलनशील होंगे, शुगर कहलाएंगे। जैसे में हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। फिर हमारा नॉन शुगर किसे कहेंगे, जो अक्रिस्टलीय होंगे, मीठा नहीं होंगे, मीठा नहीं होंगे, और साथ में जल में अघुलनशील होंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन शुगर कहेंगे। जैसे हमारा सेलुलोज और स्टार्च। फिर हमारा जो है दूसरा जो है क्लासिफिकेशन, आधार ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट, यानी इकाइयों के आधार पर, इकाइयों की संख्या के आधार पे। पहला हमारा है मोनोसेकेराइड, जो बुआ लिखा हुआ है अंग्रेजी वही इसका हिंदी भी होता है, इसलिए आप लोग दोनों एक ही चीज, मोनोसेकेराइड, जो हिंदी लिखा हुआ है वही इसका अंग्रेजी भी होता है, जो अंग्रेजी वही इसका हिंदी भी होता है। दूसरा हमारा है ओलिगोसेकेराइड और तीसरा हमारा है पॉलीसेकेराइड। तो पहला जो हमारा है मोनोसेकेराइड, इसका परिभाषा हम दे सकते हैं कि इसे जो है जल में, कहा, जल में जल अपघटन कराने पर ये कोई प्रोडक्ट नहीं देगा, कोई अन्य प्रोडक्ट नहीं देगा, जो बायोमोलिकुल्स प्रोडक्ट होंगे वो नहीं देगा, उसे हम लोग कहेंगे मोनोसेकेराइड। जैसे एग्जांपल में हम कह सकते हैं ग्लूकोज का जल अपघटन करवाइए, कोई भी बायोमोलिकुल्स प्रोडक्ट यानी कार्बोहाइड्रेट नया नहीं देगा वो, यानी वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मोनोसेकेराइड कहेंगे। दूसरा ओलिगोसेकेराइड, यानी वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ओलिगोसेकेराइड, और ये जल अपघटन करके 2 से लेकर 10 यूनिट मोनोसेकेराइड बनाता है। तीसरा जो हमारा है पॉलीसेकेराइड, यानी वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन होता है और जल अपघटन करने के बाद यह आपको 10 से अधिक यूनिट में मोनोसेकेराइड बनाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीसेकेराइड कहेंगे। ओलिगोसेकेराइड का प्रकार भी है, जैसे डाइसेकेराइड, अगर 2 यूनिट मोनोसेकेराइड बना रहा है तो डाइसेकेराइड कहलाएगा, अगर 3 यूनिट मोनोसेकेराइड बना रहा है ट्राई कहलाएगा, अगर 4 यूनिट मोनोसेकेराइड बना रहा है तो वो हमारा टेट्रासेकेराइड कहलाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं, सबका एग्जाम्पल करके हम बता रहे हैं, जैसे देख लीजिएगा एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल में आपका है पहला मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड में आपको जो है ग्लूकोज आए, इसको जो हम लोग जल अपघटन नहीं कर सकते हैं, और फ्रक्टोज आए, इसको भी जल अपघटन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको ग्लाइकोज आए, ग्लाइकोटोज जो भी है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इन लोगों को, इन सभी कार्बोहाइड्रेट को हम लोग जल अपघटन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारा क्या है, ये मोनोसेकेराइड है। दूसरा हमारा है ओलिगोसेकेराइड, यानी आपको इसका अगर जल अपघटन करवाएंगे तो हमारा 2 से लेकर 10 यूनिट ये हमारा प्रदान करेगा मोनोसेकेराइड, यानी वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन कराने पर वो हमारा 2 से 10 यूनिट मोनोसेकेराइड प्रदान करता है। इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या कहेंगे, ओलिगोसेकेराइड कहेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे हम लोग C12H22O11 चीनी को जानते हैं, सुक्रोज को। अब इसका जल अपघटन करवाइए, जब इसका जल अपघटन करवाएंगे तो बनेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, यानी एक बन गया हमारा ग्लूकोज और एक बन गया हमारा फ्रक्टोज। तो ये जो हमारा बन रहा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये सुक्रोज का जल अपघटन कराने से 2 यूनिट मोनोसेकेराइड बन रहा है, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये हमारा मोनोसेकेराइड का उदाहरण है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सुक्रोज जो हमारा ओलिगोसेकेराइड है, क्योंकि इसका जल अपघटन कराने पर 2 यूनिट ये क्या दे रहा है, हमारा मोनोसेकेराइड दे रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा माल्टोज का C12H22
O11 सेम सूत्र होता है इसका भी। और H2O का जल अपघटन, H प्लस यहाँ पे उत्प्रेरक और यहाँ पे गर्म करना पड़ता है। जब माल्टोज का जो है हम लोग जल अपघटन कराते हैं तो 2 यूनिट C6H12O6 यानी 2 यूनिट हमारा ग्लूकोज मिलता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार का ओलिगोसेक्राइड है, क्योंकि इसका भी जल अपघटन कराने के बाद जो है ये हमारा 2 यूनिट मोनोसेक्राइड प्रदान कर रहा है। थर्ड जो एग्जाम्पल हमारा है C12H22O11, ये भी हमारा ये लैक्टोज है। इसका भी अगर जल अपघटन करवाते हैं, अगर इसका जल अपघटन कराते हैं तो ये देगा ग्लूकोज और साथ में देगा ये आपको गलाक्टोज C6H12O6। तो ये ग्लूकोज गलाक्टोज दे रहा है, ये भी 2 यूनिट मोनोसेक्राइड दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या हमारा ओलिगोसेक्राइड है। इसका हमारा जो है पॉलीसेक्राइड कहने का मतलब हुआ कि अगर इसका जल अपघटन कराया जाए, किसका? पॉलीसेक्राइड का अगर जल अपघटन कराया जाए तो यह हमारा 10 से अधिक यूनिट मोनोसेक्राइड देगा। अगर ऐसा कंडीशन है तो ये हमारा क्या कहलाएगा? पॉलीसेक्राइड कहलाएगा। जैसे में हमारा C6H10O5 इंटू N, ये हमारा स्टार्च है। अगर हम जल अपघटन करवा रहे हैं, तो ये हमारा N की संख्या में, N मतलब बहुलक की संख्या में C6H12O6 प्रदान करता है। यानी बहुत सारे ग्लूकोज के अणु प्रदान करते हैं, और बहुत सारे ग्लूकोज के अणु मतलब पॉलीग्लूकोज के अणु प्रदान करते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि स्टार्च जो हमारा है पॉलीसेक्राइड है। यानी इस प्रकार से हम लोग नंबर ऑफ बेसिस पर, यानी यूनिट के बेसिस पे जो है प्रकारों को जाना। मोनोसेक्राइड जिसका जल अपघटन नहीं होता है, उसका ओलिगोसेक्राइड जिसका जल अपघटन कराने से 2 से लेकर 10 यूनिट हम मोनोसेक्राइड प्राप्त करते हैं। जैसे में 2 हुआ डाइसेक्राइड, 3 हुआ ट्राई, 4 हुआ टेट्रा। और पॉलीसेक्राइड जिसका जल अपघटन कराने पर 10 यूनिट से भी अधिक या 10 अगर हमारा मोनोसेक्राइड बन रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीसेक्राइड कहेंगे। अब इसका नोमेनक्लेचर जानते हैं, नोमेनक्लेचर को जानते हैं। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? किसका? कार्बोहाइड्रेट का नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन। उससे पहले एक बात जान लेते हैं, इसके अंदर सफिक्स रहता है हमारा OSE, ओज या ओस, जो पढ़ना है आपको। ओस भी कहीं कहीं लिखा जाता है, ग्लूकोज दोनों पढ़ सकते हैं। उसका जो हमारा है, अगर एल्डिहाइड ग्रुप इसमें है, अगर कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो। अगर कीटोन ग्रुप तो कीटो। क्या पढ़ेंगे इसको? कीटो। एल्डिहाइड सबसे पहले सफिक्स यानी अंत में ओज या ओस लगाएंगे। फिर आपको एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो लगाएंगे, कीटोन ग्रुप है कीटो लगाएंगे। इसे देख लेते हैं। अगर नंबर ऑफ यूनिट कार्बन जो कह रहा है हमारा, अगर कार्बन की संख्या 1 है, 1 तो नहीं होगा, 3 होगा, क्योंकि ये पॉलीमर के रूप में होता है। 3 है, और अगर ये एल्डिहाइड से बना हुआ है तब क्या नाम होगा? कीटोन से बना हुआ है तब क्या नाम होगा? अगर 3 है नंबर ऑफ यूनिट में आपका कार्बन, तो कह सकते हैं कि पहले लिखेंगे एल्डो और साथ में लिखेंगे 3 के लिए ट्राई और अंत में लगाना ओस, एल्डो ट्राइओज लिखेंगे। ठीक है, इसका नाम होगा। फिर हमारा कीटोन के लिए कीटो, फिर ट्राइओज। फिर अगर 4 संख्या में है तो लिखेंगे एल्डो, 4 के लिए टेट्रा, उसमें लगाएंगे ओज, टेट्रोज, एल्डो टेट्रोज। यहां लिखेंगे कीटो टेट्रोज, कीटो टेट्रोज। 5 है, 5 के लिए लिखेंगे हम लोग एल्डो, एल्डो पेंटोज। इसे लिखेंगे कीटो कीटोन के लिए कीटो पेंटोज। जैसे हम लोग जानते हैं ग्लूकोज एल्डिहाइड का रूप है और फ्रक्टोज कीटोन का रूप है। इसका नामकरण इसी आधार पर करेंगे। 6 है तो आपको पता है 6 के लिए हेक्सा नहीं तो एल्डो हेक्सोज। ग्लूकोज को एल्डो हेक्सोज भी कहा जाता है, कीटो हेक्सोज।
7 के लिए एल्डो हेप्टोज, 7 के लिए कीटोन का रूप कीटो हेप्टोज, 8 के लिए एल्डो ऑक्टोज और कीटो ऑक्टोज। इस प्रकार से इसका नामकरण हम लोग कर सकते हैं। आगे इसके आगे जो हमारा है ग्लूकोज है, ग्लूकोज की संरचना को जानना है, ग्लूकोज की संरचना को जानना है। तो ग्लूकोज की संरचना हम चलिए तो पहला कार्बोहाइड्रेट की ओर चलते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट जो मेरा है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज के बारे में हम लोग जानेंगे। ग्लूकोज के बारे में पहले बात तो ये जान लेते हैं कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, यानी कहने का मतलब है ये एल्डिहाइड से मिलकर बना है, यानी इसके अंदर एक एल्डिहाइड का ग्रुप होगा और साथ में जो है कई सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे जिसको हम लोग पॉली कहते हैं। तो लेट स्टार्ट हम करते हैं आपकी ग्लूकोज की संरचना के बारे में। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है आपको पता होगा C6H12O6, ये ग्लूकोज की फॉर्मूला है जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले पर सेटअप हो रहा है, यानी CXH2Y पर ये सेटअप हो रहा है। थोड़ा पानी पी लेते नहीं, खा रहा हूँ खा रहा नहीं। तो हम लोग जो है ग्लूकोज की संरचना बनाते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ बनाइए, कॉपी कलम लेके बनाइए, सीखिए, ठीक है। इसके अंदर कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। 2 कार्बन को ऊपर लेके चले, ऊपर और नीचे। सबसे पहले 2 कार्बन को लेके चलते हैं, एक ऊपर का एक नीचे का। पहला जो कार्बन है ये एल्डिहाइड के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि ये एल्डिहाइड का रूप है, ग्लूकोज का रूप है एल्डिहाइड का। तो कह सकते हैं कि एल्डिहाइड के फॉर्म में रहेगा, यानी डबल बॉन्ड O और H, ये एल्डिहाइड का फॉर्म में है। दूसरा जो नीचे वाला कार्बन है, सबसे नीचे वाला, उसको याद करिएगा CH2OH रहेगा, ये CH2OH। 1 और 2 कार्बन की काम हो गया समाप्त, यानी 2 कार्बन का मैंने उपयोग कर लिया है। इसके अंदर टोटल कार्बन जो हमारा 4 है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है। 2 का काम हो गया है, 6 है, 6 में से 2 का काम हो गया है, 4 बचा हुआ है। 4 के लिए एक बार ट्रिक लिखेंगे, इसके लिए ध्यान रखिएगा, RLRR। हम समझाएंगे क्या होगा, राइट लेफ्ट राइट राइट। समझिए, कार्बन कितने हैं बचे हुए? 4, लिखिए 1 2 3 4, ये कार्बन हो गया। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गया। पहला कार्बन में जो R लिखा हुआ है इसका मतलब होता है राइट, यानी OH को राइट में रखना है। राइट मतलब इधर, इसमें OH इधर आएगा राइट में। फिर दूसरा लेफ्ट, OH को लेफ्ट में रखना है। तीसरा राइट, चौथा भी कहाँ है? राइट। अब सब में बचा हुआ जो भी हमारा बॉन्ड नहीं पूरा, वहां पे क्या करेंगे? H लगाएंगे। 1 2 3 4 कार्बन का पूरा हुआ है, 1 2 3 एक 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये हमारा हो गया ग्लूकोज की संरचना। कोई धरफड़ी नहीं है, आराम आराम से सीखना है। एक बार और हम बनाते हैं इसको, ये कैसे बनाया हमने, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो है ऊपर वाले कार्बन को लिखेंगे। ऊपर वाले कार्बन कहने का मतलब होता है ये कार्बन, और इस कार्बन के साथ जुड़ा होगा एल्डिहाइड ग्रुप, यानी डबल बॉन्ड से O और H। नीचे वाले कार्बन को बनाएंगे CH2OH। 6 कार्बन में से 2 कार्बन का मैंने उपयोग कर लिया है, बच गए 4 कार्बन। 4 कार्बन को इस प्रकार से सजा देंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 हो गया। इस नियम को फॉलो करना है, OH लगाना है। कैसे लगाना है? पहला जो ये बचा हुआ कार्बन है इसमें OH राइट में R लिखा हुआ है, दूसरा में लेफ्ट में, तीसरा में फिर राइट, चौथा में फिर राइट, और जो रेस्ट रह गया है, जो बॉन्ड नहीं पूर रहा है, उसमें H लगाना है। जैसे 1 2 3 ये H, 1 2 3 ये H, 1 2 3 ये H, 1 2 3 ये H। ये संरचना हमारा कहलाएगा, ये संरचना ग्लूकोज की संरचना है। ये संरचना किसकी है? ग्लूकोज की है।
यानी ये हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज की और सारे संरचना हम बता रहे हैं। देखिए, जैसे एक बात आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे लिखे, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। जैसे मालूम होना चाहिए आपको कि ये हमारे पास में R है, ये डबल बॉन्ड से O है, और ये हमारा H है, यानी ये एल्डिहाइड है। क्योंकि इसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर देखा जाए तो एक एल्डिहाइड है और ये अल्कोहल, ये अल्कोहल, ये अल्कोहल, यानी एल्डिहाइड अल्कोहल दोनों है। तो मैं इसको एल्डिहाइड को लेके आया हूं। साथ में जो है ROH, ये हमारा अल्कोहल है, ये अल्कोहल, ये फर्स्ट नंबर का है और ये बना हुआ 5th नंबर का है। यानी कहने का मतलब है जो फर्स्ट कार्बन है एल्डिहाइड वाला, ये शुरू में बनाया गया है, और 5th कार्बन जो हमारा है OH से जुड़ा हुआ, ये हमारा कहाँ लिखा हुआ है, अल्कोहल में लिखा हुआ है। अब देखिए क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए कुछ मेरी बातों को ध्यान रखिएगा। ये दोनों के बॉन्ड ब्रेक होंगे, H और O के बीच के बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो ये पूरा निगेटिव, ये पॉजिटिव। यहाँ का एक बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन केवल एक बॉन्ड टूटेगा, एक नहीं टूटेगा, ठीक है। तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। दुनिया का रूल है कि निगेटिव वाला पॉजिटिव से, पॉजिटिव वाला निगेटिव से मिलता है। यानी ये पॉजिटिव जाके मिलेगा O के साथ निगेटिव से, और ये निगेटिव मिलेगा पॉजिटिव से, यानी C के पास। यानी हो जाएगा हमारा RC। इस O का एक बॉन्ड ब्रेक हो गया है, ये H आएगा और O के साथ मिलकर OH बना लेगा। बच गया हमारे पास में ये H, और साथ में ये RO जो है, ये आके कार्बन से जुड़ेगा, तो O जुड़ा इससे और ये जुड़ा हुआ है R से, यानी इसको R डैश कर दीजिए। इस प्रकार से जुड़ेंगे। एक बार और हम बता रहे हैं इसको किस प्रकार से जुड़ेंगे, धड़फड़ी नहीं है, आराम आराम से जानिए, ठीक है। सबसे पहले हम पहला कार्बन को लिखते हैं। ये कार्बन जो हमारा है, ये कार्बन क्या है हमारा, R है, C है, C के साथ एक डबल बॉन्ड O है और एक H है, ये एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड के साथ जो है हमें जोड़ना है एक अल्कोहल को। किसको जोड़ना है, अल्कोहल को। ये हमारा अल्कोहल है, यानी ये आपका फर्स्ट कार्बन और ये आपका 5th कार्बन, दोनों को जोड़ना है आपस में। ये 5th कार्बन को दर्शा रहा है ये, और ये फर्स्ट वाले को दर्शा रहा है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एक बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा तो ये निगेटिव लेके जाएगा, ऑक्सीजन निगेटिव लेके जाता है, तो ये पॉजिटिव लेके जाएगा। यहाँ पे O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव लेके जाएगा और ये निगेटिव लेके जाएगा। ये पॉजिटिव अटैक करेगा निगेटिव पर और ये निगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव पर। यानी कहने का मतलब कि क्या बन गया, ये बन गया आपका R के साथ कार्बन है, O आप डबल बॉन्ड में था वो सिंगल में हो गया, तो O के साथ कौन जुड़ेगा, हमारा H, OH, फिर H, और ये R आके जुड़ेगा इस कार्बन के साथ, तो ये R और O आके जुड़ेगा, तो O डायरेक्ट जुड़ जाएगा क्योंकि O का बॉन्ड घट रहा था, जुड़ गया यहाँ पे, और ये R से बॉन्ड बनाया हुआ है। इसी प्रकार की इस संरचना में परिवर्तन हमें करना है जैसा वहां पे किया गया है। हमें क्या करना है समझिए, यहाँ के H को हटाना है, तो अगर यहाँ का H अगर हट गया, इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिए तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये H जाके मिलेगा किससे, इस O से, और ये O जाके मिलेगा किससे, इस C से। देखिए हम बनाते हैं कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे पहले कार्बन को देखिए, कार्बन का हमने क्या किया, इसका एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो मानिए इस ऑक्सीजन को हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, एक बॉन्ड ब्रेक करके एक O हो गया, है ना, एक बॉन्ड ब्रेक हो चुका है इसका। इस H को हमने यहाँ लिख दिया, संरचना में थोड़ा हेर फेर कर सकते हैं। फिर देखिए ये कार्बन जैसा है वैसा स्थिर है, OH, H, ये भी जैसा वैसा स्थिर है, H, OH। 4th कार्बन भी जैसा है वैसा ही स्थिर है, OH, H। 5th कार्बन में परिवर्तन हुआ है, 5th कार्बन का जो O था, H है, वो जाके किससे मिल गया, O के साथ। 5th कार्बन का जो H है, H+, वो जाके फर्स्ट कार्बन के O के साथ मिल गया, यानी 5th कार्बन का जो यहाँ पर का केवल O था वो O रह गया है, H जाके कहा मिल गया, फर्स्ट कार्बन के साथ। यहीं पे जानना है आपको कि ये जो 5th कार्बन है
1 2 3 4 5 6, ये फिफ्थ कार्बन का जो H पॉजिटिव आयन थे, जिसे O ने H को कहा हटने के लिए, बाहर निकलने के लिए, तो H प्लस जो है वो जाके दूसरे O को पकड़ा। किस O को पकड़ा? वो पकड़ा जाके पहले कार्बन वाले O को पकड़ा, तो ये O OH हो गया। अब इसका एक बॉन्ड कम रहा है, इधर से हमारा H है तो H रहने दीजिए, और नीचे हमारा CH2OH, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब गौर से देखा जाए, O का एक बॉन्ड कम रहा है, एक बॉन्ड बनाने की क्षमता O के पास में है, एक बॉन्ड कम रहा है इसका, तो ये चाहेगा कि हम उसके साथ बॉन्ड बना ले, उस कार्बन के साथ जिसके पास में एक बॉन्ड घट रहा होगा। चेक कीजिए, ये कार्बन से ये कार्बन का देखिए OH इधर है, एक बॉन्ड, दो H इधर, दो बॉन्ड, एक तीन, एक चार बॉन्ड हो गया। इस कार्बन का 1 2 3 4 बॉन्ड, और O जो है जुड़ा हुआ इसी कार्बन से है। 1 2 3 4 इसका भी है, 1 2 3 4 इसका भी है, 1 2 3 4 इसका भी है। इस कार्बन को चेक कीजिए, 1 2 3, तीन ही है, तीन ही है इसका। तो हम क्या करेंगे, इस कार्बन से एक बॉन्ड को निकालेंगे बाहर, और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड घट रहा था एक, उस ऑक्सीजन को लेके जाएंगे यहाँ, और ऑक्सीजन को बॉन्ड बनवाएंगे यहाँ पे जाके। ये जो ग्लूकोज का रूप बना है, जिसमें मैंने इस H को जाके पहला कार्बन की O से जोड़ा, और इस O को इस कार्बन से जाके जोड़ा, ये हमारा ग्लूकोज कहलाएगा अल्फा डी ग्लूकोज। ये ग्लूकोज क्या कहलाएगा? हमारा अल्फा डी ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का नाम है अल्फा डी ग्लूकोज। फिर अगर इसी संरचना में हम ऐसा कर दे, इस संरचना का OH को इस तरफ लेफ्ट में कर दे, अगर इस OH को हम इस तरफ लेफ्ट में कर देंगे, तो ये संरचना जो हमारा बनेगा, ये जाके बनेगा हमारा संरचना COH, यहाँ पे आ जाएगा HCOH, H, केवल इसको लेफ्ट में करना है, बाकी सब सेम रहेगा। फिर हमारा HOH, फिर हमारा OH, H, और फिर हमारा H2O5, और यहाँ पर CH2OH। ध्यान से देखिए क्या किया हमने, केवल ये OH को लेफ्ट में कर दिया, राइट में था, बाकी सेम है, HHOH, OHOHH, HCOH सेम है, और इसका जो O जुड़ रहा था, इस O को हम यहाँ पे जोड़ देंगे, इस O को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। अब ये जो ग्लूकोज की संरचना बन के निकली है, इसे हम लोग बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। इसे क्या बोलेंगे? बीटा डी ग्लूकोज। यानी थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है कि पहले कार्बन का जो OH है, वो OH अगर लेफ्ट में है, राइट में है, तो अल्फा डी ग्लूकोज, अगर वो लेफ्ट में आ गया है तो बीटा डी ग्लूकोज कहलाएगा। अब हमें करना क्या है? अब इस संरचना में इस संरचना को एक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, हॉवर्थ नामक वैज्ञानिक था, उसके अनुसार इस संरचना को बनाना है, जो हमें चैन संरचना कहलाता है, चैन के रूप में, यानी एक बंद साइक्लो चैन के रूप में संरचना को बनाना है। तो गौर से देखा जाए तो ये कार्बन से लेकर यहां तक की संरचना जो है, यह एक बंद चैन में है, और उस चैन से बाहर कौन? हमारा CH2OH है। सही से देखिए गौर से, ये पूरा कार्बन बॉन्ड बनाया हुआ है, यहां तक बंद है, यहां से यहां बंद है, फिर आगे चल के ये बॉन्ड बना के यहां से यहां पूरा क्लोज कर दिया, यानी एक साइक्लो का रूप धारण कर लिया, और साइक्लो से बाहर ये है। इस संरचना को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये जो O बना है, इस O को यहाँ पे लिखिए। कितना साइक्लो में कितना है, बंद चैन में कितना है कार्बन? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो एक कार्बन यहाँ रखिए, दूसरा कार्बन को यहाँ रखिए, तीसरा कार्बन को यहाँ रखिए, चौथा कार्बन को यहाँ रखिए, पांचवा कार्बन आपका यहाँ आ गया। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, यानी ये फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन। अब सभी कार्बन में जो है, सभी कार्बन जो OH है, H है, कहाँ है नहीं लटका, उसको लटकाएंगे इस प्रकार से। देखिए करना क्या है, राइट वाले को नीचे लिखना है, लेफ्ट वाले के ऊपर। तो इस कार्बन, पहला कार्बन में के लेफ्ट में H है, H ऊपर जाएगा, राइट में OH है, OH नीचे आएगा। दूसरा कार्बन में लेफ्ट में H है ऊपर, राइट में OH नीचे। तीसरा में राइट में OH है ऊपर, और लेफ्ट में H है नीचे। चौथा कार्बन में हमारा आपका लेफ्ट में है H, और राइट में हमारा है OH। पांचवा कार्बन में देख लीजिए, CH2OH जो है हमारा, CH2OH, ये लिखाएगा ऊपर में, ध्यान रखिएगा,
और हमारा H है ये नीचे लिखाएगा, ये कहलाएगा हमारा अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। अगर हम ऐसा कर दे, अगर हम ऐसा कर दे, इसको सिर्फ चेंज कर दे हल्का, जैसे ये बना हुआ संरचना है O, ये संरचना ऐसे बन गया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये संरचना ऐसे बन गया, हल्का चेंज कर दे इसको, केवल यहाँ पे OH को ऊपर कर दे, H को नीचे, अब बाकी संरचना सेम हो जाए, बाकी संरचना सेम कर दे, तो ये संरचना जो हमारा निकल के आया है, ये संरचना कहलाएगा हमारा बीटा डी ग्लूकोज। क्या कहलाएगा हमारा ये? बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। यानी इस प्रकार से हमने आज अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना और बीटा डी ग्लूकोज की संरचना हमने पढ़ लिया। यानी हमने किस आधार पे जाना, हमने आज जो है बायोमोलिकुल्स को स्टार्ट किया कि सजीव जीवधारियों के अंदर, या पेड़ पौधा भी कह सकते हैं, उनके अंदर जो है उनका जो मूल आधार है जिनसे वो सभी क्रियाओं को संपन्न करते हैं, वो बायोमोलिकुल्स कहलाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, एंजाइम हो गया, हार्मोन हो गया, जैसे में हमारा प्रोटीन, बस आपको विटामिन हो गए, DNA, RNA, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, ये सब जो हमारा बायोमोलिकुल्स कहलाए। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा, कार्बोहाइड्रेट कहने का मतलब होता है कि मतलब जो कार्बन और हाइड्रेट का रूप होगा, जो एल्डिहाइड का पॉलीहाइड्रोक्सी होगा और कीटोन का पॉलीहाइड्रोक्सी होगा, जैसे ग्लूकोज हो गया। और ग्लूकोज के बारे में हमने सारी संरचना को जान लिया। एक आखिरी बात जो है आपके लिए दुनिया के बारे में बात बताते जा रहा हूं, ठीक है? आखिरी बात, जैसे राम और रावण की तुलना करना है हमें। राम और रावण की तुलना करते वक्त एक बात को ध्यान रखिएगा कि ये रहा राम, ये राम रहा, ये रावण। आपको पता है कि राम और रावण में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन था? राम और रावण में सबसे अधिक बुद्धिमान था हमारा रावण। रावण जो है वेदों और शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञानी था, पंडित था वो, बहुत बड़ा। और राम जो है रावण की तुलना में बहुत ही कम ज्ञानी था। राम और रावण की तुलना में बलवान कौन सा अधिक? रावण। रावण इतना बलवान राम भी नहीं था। और राम और रावण की तुलना में जो है धनी कौन था? रावण। यानी रावण के पास बुद्धि भी अधिक थी राम की तुलना में, ज्ञानी भी अधिक था। रावण जो है राम की तुलना में जो है अधिक धनवान भी था, और रावण जो है राम की तुलना में अधिक बलवान भी था। ये तीन गुण होने के साथ साथ रावण के अंदर में जो है ये भी गुण था कि रावण बहुत बड़ा पुजारी भी था। रावण का कहना था कि भगवान भोले बाबा अगर उनसे अगर उनका सर भी मांग लेगा ना तो वो काट के भगवान भोले को दे देगा। फिर भी राम और रावण जो है दोनों के बीच युद्ध हुआ तो रावण की पराजय हो गई, राम की हार हो गई। क्योंकि राम की हार हो गई, राम की जीत हो गई और रावण की पराजय हो गई। सॉरी, उल्टा बोला गया था, ठीक है? राम की जीत हो गई, रावण की पराजय हो गई। तो रावण बुद्धिमान भी था, धनवान भी था, बलवान भी था, बहुत बड़ा पुजारी भी था। भगवान बोले कहता ना कि मुझे जीवन मुझे जिंदा रहना है, तो ऐसा भी वो मांग सकता था, इतना बड़ा पुजारी था वो। क्यों हार गया पता है आपको? क्योंकि रावण के पास एक चीज नहीं था, वो था रावण का कैरेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं चरित्र। रावण के पास चरित्र नहीं था, रावण के पास चरित्र गंदा था और राम के पास चरित्र जो है साफ था। इसी चरित्र के कारण जो है राम जीत गया और रावण हार गया। रावण के पास इतना चीज होने के बाद, बुद्धि, बलवानी, धनवान, पुजारी इतना बड़ा होने के बाद भी रावण हार गया क्योंकि उसके अंदर चरित्र नहीं था। चरित्र कहने का मतलब है पराई स्त्रियों को देखना। उसके अंदर जो है पराई स्त्रियों को देखना, यानी खराब, यानी कह सकते हैं ना एक घटिया चरित्र, इस किस्म का रावण था। इसलिए रावण जो है अंततः हार गया राम से। चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे आगे इसी दिन कहने मतलब है संडे को मिलेंगे फिर से, और बायोमोलिकुल्स के अगले पार्ट को लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।